जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। पिछले 32 साल से जेल में था कैद। बताएंगे इस खबर को। अगली खबर में आपको बताएंगे भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन का जोधपुर दौरा। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राजस्थान में उद्योग उजड़ रहे हैं, महिला अपराध बढ़ रहे हैं। बताएंगे इस खबर को भी। अगली खबर में आपको बताएंगे रामपुर की स्वार सीट पर टिकी सबकी निगाहें, क्या दोबारा जीत पाएंगे अब्दुल्ला आजम। दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे असम में भाजपा की बड़ी जीत। जेपी नड्डा ने कहा है कि पीएम की एक्ट ईस्ट नीति का लोगों ने क्या स्वागत। अगली खबर में आपको बताएंगे ईवीएम को लेकर टीवी डिबेट में भाजपा नेता पर भड़के आरएलडी प्रवक्ता, बोले हम लठ लेकर खड़े हैं, लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे। दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे यूपी में मतगणना से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, काउंटिंग के दौरान की वेबकास्टिंग की मांग। बताएंगे इस खबर को भी। अगली खबर में आपको बताएंगे यूपी इलेक्शन पर लड़ाई बड़ी करारी है। मतगणना से पहले ईवीएम पर ऐसा छिड़ा बवाल, रात भर पहरे पर रहे सफाई। बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से। लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, पहली और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। पिछले 32 साल से जेल में था कैद। दरअसल आपको बता दें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 7 दोषियों में से एक को बुधवार को जमानत मिली। कोर्ट में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पेरा इलीवन लगभग 32 वर्षों जेल में है, उन्हें जमानत दे दी गई है। जजों की बेंच ने जमानत के आदेश में कहा है कि दोषी ने 30 वर्षों से ज्यादा का वक्त जेल में बिताया, जिसके चलते हमारा विचार है कि केंद्र के कड़े विरोध के बावजूद को जमानत पर रिहा होने का हकदार है। कोर्ट ने यह आदेश 2016 में पेरा इलीवन द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में पारित किया था। वहीं पूर्व में मद्रास हाईकोर्ट ने पेरा इलीवन की सजा को कम करने की मांग करने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। केंद्र सरकार ने पेरा इलीवन की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इस मामले में राज्यपाल को माफी देने का अधिकार नहीं। पेरा इलीवन ने याचिका में कहा कि उसकी रिहाई अर्जी लंबे समय से राज्यपाल के पास लंबित है, उस पर फैसला नहीं हो रहा। इस याचिका पर कोर्ट अगले माह सुनवाई करेगा। आपको बता दें, जमानत याचिका पर कोर्ट ने कहा है कि पेरा इलीवन फिलहाल पैरोल पर है, उन्हें इससे पहले भी 3 बार पैरोल दी जा चुकी है। पीठ ने कहा है कि जमानत निचली अदालत की शर्तों के अनुरूप होगी। साथ ही याचिकाकर्ता को हर महीने के पहले सप्ताह के दौरान जोलारी पट्टी अपने मूल स्थान में स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट भी करना होगा। पेरा इलीवन को राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी की सजा यानी फांसी की सजा मिली थी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी में अत्यधिक देरी होने के आधार पर फांसी की सजा उम्र कैद में बदल कर दी थी। बड़ी खबर में आपको बता दें, भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने किया जोधपुर का दौरा, बोले राजस्थान में उद्योग उजड़ रहे हैं, महिला अपराध बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन बुधवार को जोधपुर प्रवास कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की ओर से अपनी चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बिहार के उद्योग मंत्री के रूप में अपने दायित्व को चुनौती वाला बताया और कहा कि भाजपा ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी उसे बखूबी निभा रहे हैं। बिहार में उद्योग लगातार दिखने के लिए भाजपा ने कहा है कि उन्होंने कोरोना का हाल में सबसे ज्यादा उद्योग बिहार में लगवाए हैं। आज बिहार के पास सबसे बड़ी शिकल यानी फौज है। दोस्तों आपको बता दें, शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि देश और दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थ की बढ़ती कीमतें चुनौती बनी हुई है। एलोथोन और पेट्रोलियम पदार्थों में मिलने का काम किया जाता है और वे बिहार में जो लोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, वहां का मक्का और चावल से एथलोन बनकर इसे एक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। शाहनवाज हुसैन ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि राजस्थान में उद्योग उजड़ रहे हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, तो वहीं बेरोजगारी भी राजस्थान की प्रगति से तेजी से बढ़ रही है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी बाहें चढ़ा कर किसानों के कर्ज माफी की बात चुनाव के दौरान करते थे, अब कहां गई इनकी कस्में और वादे। शायद ये भी गीत कांग्रेस के लिए नया बनाया गया था। कांग्रेस का इतिहास है कि वादा खिलाफी करती है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चिराग बुझता हुआ नजर आ रहा है। अब देश में कांग्रेस की सरकार तलाशने भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस को देखना होगा कि क्या खता उनसे हुई कि यूपी में भी कांग्रेस 0 पर आउट होने वाली है।
कांग्रेस ने लगातार हैट्रिक बनाई और 3 राज्यों में हीरो का आंकड़ा छुआ है। बता दें 20 साल पहले के अपने जोधपुर प्रवास के बारे में बताते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि उनके प्रवास के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू भी यहाँ रुका करते थे और फ्लाइट में लिफ्ट मांगी, लेकिन जब ये मोदी को गाली दे रहे थे तो इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू से दूरियां बढ़ गईं। उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में बोलते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अखिलेश यादव के पास आज का दिन है, वे हार स्वीकार कर सकते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद ईवीएम पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें रामपुर की स्वार सीट पर टिकी सबकी निगाहें, क्या दोबारा जीत पाएंगे अब्दुल्ला आजम? आपको बता दें अब्दुल्ला आजम खान उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के सदस्य हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के स्वार निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। वे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1993 को हुआ। उन्होंने 2015 में यूपी तकनीकी विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी के स्नातक के बाद में गलगोटिया विश्वविद्यालय के मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की। वहां 2017 में विधायक बने। उन्होंने रामपुर जिले के स्वार निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। 16 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा चुनावी हल्फनामे में विसंगति पाए जाने के कारण उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। दोस्तों बता दें रामपुर से सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम फिर से चुनावी मैदान में है। 2 जन्म प्रमाण पत्र एवं 2 पैन कार्ड से जुड़े मामले में जांच के बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी। 2 साल जेल में रहने के बाद उन्हें 15 जनवरी 2022 को रिहाई मिली। उनकी मां तजीम फातिमा को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भाजपा यानी बीजेपी सहयोगी पार्टी अपना दल एस ने रामपुर की स्वर्ण सीट से हैदर अली खान को प्रत्याशी बनाया है। मोहम्मद आजम खान उनके परिवार पर मुसीबतें 2017 में बढ़ने लगीं जब उत्तर प्रदेश में भाजपा सत्ता में आई। चुनाव के कुछ महीने बाद ही आजम खान के खिलाफ रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को 104 एकड़ जमीन नियमों के खिलाफ खरीदने के लिए राजस्व बोर्ड में 10 मामले दर्ज कर लिए गए थे। 2019 में कुछ माह के अंदर जालसाजी, चोरी, जबरन वसूली तथा अन्य अपराधों के खिलाफ आजम खान उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 70 से ज्यादा मामले दर्ज कर लिए गए थे। ज्यादातर मामले जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में हड़पी गई भूमि के अतिक्रमण से जुड़े हुए थे। इसके अध्यक्ष आजम खान हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें असम में भाजपा की बड़ी जीत। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम की एक्ट ईस्ट नीति का लोगों ने स्वागत किया है। आपको बता दें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले असम के नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने असम नगर निकाय की 80 सीटों में से 74 सीटों पर जीत हासिल कर ली। बीजेपी की इस जीत पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि असम के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत से पता चलता है कि जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट नीति का असम के लोगों ने स्वागत किया है। बीजेपी की इस जीत के लिए वो असम के लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूं। दोस्तों बता दें नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों और उसके सहयोगी की प्रचंड जीत के लिए मैं असम के लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। जीत पीएम नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा दिशा निर्देश हमारे गठबंधन पर जनता के विश्वास को दर्शाती है। बता दें कि भाजपा ने असम नगर निकाय की 80 में से 74 नगर पालिका में जीत दर्ज करते हुए शहरी निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप भी किया है। इसी चुनाव में कांग्रेस को केवल एक नगर निगम बोर्ड पर जीत हासिल हुई। वहीं भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद ने 2 नगर निगम बोर्ड बारपोड़ा और बोकाहाट पर कब्जा किया और हेलाकांडी और मरियाना 2 बोर्ड पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया। आम आदमी पार्टी ने भी असम में खाता खोल दिया है। 2 वार्डों में आपने जीत हासिल कर ली है। असम में नगर निगम के 80 बोर्डों में से 920 वार्डों के लिए मतदान किया गया था। इस चुनाव में 57 वार्डों के उम्मीदवारों को निर्विरोध घोषित किया गया था। इस बार के चुनाव में कुल 2532 उम्मीदवार मैदान में थे। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोला है। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोला। आम आदमी पार्टी के तिनसुकिया नगर पालिका में वार्ड नंबर 11 से एडवोकेट धीरज कुमार सिंह ने जीत हासिल की। इस चुनाव में भाजपा ने सबसे ज्यादा 825, कांग्रेस ने 706 और असम गण परिषद एजीपी ने 243 प्रत्याशी खड़े किए थे। इसके अलावा ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 17 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 14 सीटों पर अपने प्रत्याशी उम्मीदवार उतारे। साथ ही कई निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में थे।
भाजपा और असम गण परिषद के उम्मीदवार पहले ही 57 सीटों पर निर्विरोध चुने गए थे। इन चुनाव के लिए कल मतदाताओं की संख्या 16,73,899 है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ईवीएम को लेकर टीवी डिबेट में भाजपा नेता पर भड़के आरएलडी प्रवक्ता, बोले हम लठ लेकर खड़े हैं, लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे। दरअसल आपको बता दें चुनाव परिणाम के एक दिन पहले उत्तर प्रदेश में ईवीएम में हेराफेरी को लेकर सियासत गर्म हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक ये मुद्दा छाया हुआ है। अब इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ईवीएम में हेराफेरी का मुद्दा उठा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से चौकन्ना रहने को कहा। वहीं इस मुद्दे को लेकर टीवी डिबेट में रालोद के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने भाजपा प्रवक्ता संजय चौधरी को खूब खरी खोटी सुनाई। एक टीवी कार्यक्रम में रोहित अग्रवाल ने भाजपा नेता संजय चौधरी पर भड़कते हुए कहा कि इन मीडिया के लोगों ने ईडी की रेड के डर से एग्जिट पोल तो निकाल दिए, लेकिन उनको पता है कि एग्जिट पोल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जनता ने ईवीएम में कुछ और फैसला किया है। धरातल पर इनके कैंडिडेट धरातल पर प्रचार नहीं कर पाए, ना तो इनकी झुंझलाहट नजर आई और वे बेईमानी करने के मूड में हैं। इसके साथ ही रालोद प्रवक्ता ने कहा कि हम भी लठ लेकर तैयार हैं, हम लोग लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे। जो जनता ने जनाधार दिया है वही कल दिखेगा और कल दिखाएगा, हम बेईमानी नहीं करने देंगे। अब की मनसा पर पानी फिरेगा। झुंझलाहट में आप प्रशासन का बचाव करते रहिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूपी में मतगणना से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, काउंटिंग के दौरान की वेबकास्टिंग की मांग। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले समाजवादी पार्टी ने वेबकास्टिंग की मांग की है। समाजवादी पार्टी की ओर से इसके लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया। समाजवादी पार्टी ने 10 मार्च को मतगणना से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर सभी जिलों के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना प्रतिक्रिया की वेबकास्टिंग की और सभी राजनीतिक दलों को इसके लिए लिंक उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि मतगणना को लाइव देखा जा सके। समाजवादी पार्टी का मानना है कि पारदर्शी और निष्पक्ष मतगणना के लिए वेबकास्टिंग जरूरी है। निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा गया कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना की वेबकास्टिंग कराई जाएगी। यूपी में मतगणना से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन में प्रदेश के समस्त जनपद हर विधानसभा में मतदान के दिन 50% से अधिक मतदाता स्थलों पर वेबकास्टिंग कराई गई है। वेबकास्टिंग का लिंक भारत निर्वाचन आयोग है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया गया था। दोस्तों बता दें यूपी में मतगणना से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन में प्रदेश के समस्त जनपद हर विधानसभा में मतदान के दिन 50% से अधिक मतदान स्थलों पर वेबकास्टिंग कराई गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूपी इलेक्शन लड़ाई बड़ी करारी है। मतगणना से पहले ईवीएम पर ऐसा चढ़ा बवाल, रात भर पहरे पर रहे सफाई। आपको बता दें यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सत्ता वापसी की खबरें और इसके बाद ईवीएम पर बवाल। वाराणसी की खबरें बता दें वाराणसी सोनभद्र से शुरू हुआ शक सुबह की वजह से सुबह की वजह से सपा और भाजपा के बीच ऐसी करार छिड़ी है कि सपा सारी रात पहरा देते नजर आ रहे हैं। मेरठ के हस्तिनापुर में सपा उम्मीदवार योगेश वर्मा दूरबीन से ईवीएम की निगरानी करते रहे, तो कानपुर में आधी रात के बाद भजन कीर्तन करते सपाइयों ने रात भर जग जग कर नारा लगाया। लड़ाई बड़ी करारी है, आज की रात भारी है। कल यानी 10 मार्च को मतगणना होने और परिणाम सामने आने तक अखिलेश यादव ने सपाइयों से ऐसी ही मुस्तैदी दिखाने का आह्वान किया है। मंगलवार की रात लखनऊ में अचानक बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने ईवीएम बदलने को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। इसके साथ ही सपाइयों से कहा है कि ईवीएम की पूरी ताकत से रखवाली करें। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि मतगणना स्थल पर बने रहकर निगरानी करते रहे। इसके बाद सपा सहित अन्य विपक्षी दलों के समर्थक भी मतगणना स्थलों पर पहुंच गए। उन्होंने वहीं डेरा डाल दिया है और सारी रात निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें बरेली में मतगणना स्थल के बाहर बहेड़ी नगर पालिका की कूड़े की गाड़ी में लोहे के बक्से के अंदर निर्वाचन सामग्री और कोरे प्लेट पेपर मिलने पर सपाइयों ने हंगामा कर दिया। 5 घंटे तक भड़के सपाई मतगणना स्थल पर हंगामा करते रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग आयोग सर्किट हो गए। निर्वाचन आयोग ने डीएम से घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। डीएम श्रीकांत द्विवेदी ने एडीएम प्रशासन को जांच सौंप दी है। उधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा सोमवार रात सपा कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल की निगरानी की। अपील के बाद सपाइयों ने मतगणना स्थल को घेर लिया।
उम्मीदवार के साथ उनके समर्थक भी पहुंच गए। कोरे बैलेट को लेकर सपाइयों ने सवाल उठा दिए। दोस्तों, आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर।